स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हम लोग बात करते आते हैं, मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपको लगे वो नोट करें। देखो ये वाला पार्ट हो गया हमारा ओरल कैविटी, है ना। तो ओरल कैविटी मतलब कि जिसको हम लोग माउथ कैविटी भी बोलते हैं ना, तो इस ओरल कैविटी के अंदर, या इसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी या इसी को आप लोग बोलते हैं बकल कैविटी। तो ओरल कैविटी या बकल कैविटी के अंदर यहाँ फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट होता है। रीजन ये होता है कि यहाँ पर हम लोग जब फूड लेते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो फूड इंटेक करने के बाद यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होती है। ऊपर की तरफ पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारी है, दिस इज लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी स्लाइवरी ग्लैंड है। तो कितनी पैरोटिड पाई जाती है? तो 2 पैरोटिड पाई जाती है। उसके बाद सब लिंगुअल, देखो लिंगुआ वर्ड मीन्स होता है क्या? टंग। तो सब लिंगुअल जो हमारे टंग के नीचे होती है उसको हम लोग सब लिंगुअल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा जो है दिस इज सब लिंगुअल। सब लिंगुअल हमारे टंग के नीचे की तरफ है ना। अब ये हो गई हमारी सब लिंगुअल। तो यहाँ पर सब लिंगुअल कितनी पाई जाती है? सब लिंगुअल भी जो पाई जाती है, सब लिंगुअल भी 2 ही पाई जाती है। हाँ अब ठीक है। देखो, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ये जो ओरल कैविटी है, इसी ओरल कैविटी को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, कॉल्ड बकल कैविटी। और इसके साथ में मैंने आपको बताया ये पैरोटिड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्लैंड इज लार्जेस्ट लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो ये तीनों में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होती है। दिस इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, दिस इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पर टंग के नीचे जो पाई जाती है उसको सबलिंगुअल बोलते हैं, और उसके पीछे की तरफ पाई जाती है ये सबमैंडिबुलर, है ना। सबलिंगुअल, और इसे हम लोग बोलते हैं नीचे सबलिंगुलर सलाइवरी ग्लैंड, और ये क्या है? सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर 2 सबलिंगुअल और 2 सबमैंडिबुलर। तो टोटल कुल मिलाकर के जो हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड के जो नंबर होते हैं वो पेयर में पाई जाती हैं। तो टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ये 6 सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर क्या करती हैं? एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं। तो सलाइवा एक तरह से एंजाइम है, ये फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, और फूड को सॉफ्ट करने के साथ साथ में क्या करता है कि डाइजेशन का भी काम करता है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। अब देखो, उसके पीछे आते हैं, यहाँ पर फेरेंक्स वाला पार्ट पाया जाता है। फेरेंक्स वाला जो पार्ट होता है, तो फेरेंक्स का जो पार्ट है, ये फेरेंक्स वो पार्ट है जहां पर तक हमारी सलाइवरी ग्लैंड और दूसरी हमारी जो सॉरी जहां तक हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड और ट्रैकिया, ये दोनों एक ही जैसे फंक्शन करते हैं, मतलब एक ही जैसे काम करते हैं। तो या यूं कह सकते हैं ये वो कॉमन एरिया है जो सलाइवरी ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का एक कॉमन एरिया है। तो यहाँ तक दोनों पाइप एक साथ रहते हैं, इसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स के नीचे एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय तो एपिग्लॉटिस यहाँ पर, इस वाले पार्ट, तो यहाँ पाया जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पर्दे के जैसे स्ट्रक्चर है ना, कर्टन जैसा स्ट्रक्चर है। खाना खाते समय क्या करता है? विंड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे कि फूड के पार्टिकल और वाटर विंड पाइप में ना जाने पाए। उसके बाद आप देखेंगे कि ये एपिग्लॉटिस के बाद ये नीचे वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट को हम ईसोफेगस बोलते हैं। क्वेश्चन नीट पे पूछा जा चुका है कि ईसोफेगस कितनी लंबी होती है, कितनी लेंथ होती है ईसोफेगस की? 30 सेंटीमीटर। तो ईसोफेगस हमारी 30 सेंटीमीटर होती है। अब देखो, ईसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है सर्विकल पार्ट है, उसके नीचे थोरेसिक पार्ट है, और नीचे एब्डोमिनल पार्ट। सर्विकल, सर्विक्स वर्ड का मतलब होता है नेक। तो जो ईसोफेगस का पार्ट, मतलब फूड पाइप का, ईसोफेगस को कुल मिलाकर के हम नॉर्मल लैंग्वेज में फूड पाइप कहते हैं। तो ईसोफेगस का या फूड पाइप का वो पार्ट जो हमारे नेक के पास है उसको सर्विकल पार्ट बोलते हैं, जो लंग्स के पास है उसको थोरेसिक पार्ट बोलते हैं, जो एब्डोमेन के पास में, स्टमक के पास में, उसको एब्डोमिनल पार्ट बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ईसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्विकल, थोरेसिक और एब्डोमिन। अब देखो, यहाँ पर हम लोग आते हैं, इतने हिस्से के ऊपर हमारा लंग्स पाया जाता है, इसीलिए ऊपर वाली कैविटी को या ऊपर वाले स्पेस को हम लोग थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर ये जो आपको कर्टन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस कर्टन जैसे स्ट्रक्चर को, ये पार्टिकल, तो एक कर्टन जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है,
इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है ये क्या करता है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी और दूसरा ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और थोरेसिक कैविटी, इनको सेपरेट करने का काम करता है। अब इसके नीचे आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाला पार्ट आ गया हमारा स्टमक, है ना। अब देखो स्टमक वाला जो पार्ट होता है, तो सेकंड लेवल पे जो डाइजेशन होता है, तो पहला डाइजेशन का स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट, सेकंड स्टेप डाइजेशन का यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पर क्या होता है, स्टमक की वॉल्स में कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं। तो स्टमक की वॉल्स में जो ग्लैंड पाई जाती हैं उन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या सीक्रेट होता है, ये हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस या एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी स्टमक के पास तक डाइजेशन पार्शियल होता है। और दूसरी खास बात होती है, अभी भी किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं स्टार्ट होता है, मतलब फूड के किसी भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं स्टार्ट। तो फिर स्टमक में क्या कुछ ऐसा है, एक्सेप्शन है जो एब्जॉर्ब हो सकता है? हाँ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो स्टमक में एब्जॉर्ब हो सकती हैं। तो देखो स्टमक में ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज हो, ड्रग्स, एल्कोहल, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ब्लड में डायरेक्टली चली जाती है। अदरवाइज स्टमक में एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बिल्कुल नहीं होती, है ना। ये एक्सेप्शनल चीजें हैं जो चली जाती हैं अगर प्योर ग्लूकोज हो या प्योर ड्रग्स हो या एल्कोहल हो, ये चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर स्टमक के बाद अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा फूड जो होता है वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछिए। ले ले स्क्रीनशॉट। फातिमा बताते आना मेरे को। ठीक है, ओके ग्रेट। तो चलो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा डायग्राम। अब देखो यहाँ पर आ जाते है ना। अब देखिए, अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला हमारा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल वाले पार्ट में अब यहाँ पर स्टमक, तो मैंने बताया स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट, है ना। अब स्टमक के बाद यहाँ से जो स्टार्ट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन आप देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कौन से हमारा पार्ट, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो लाइट ग्रीन कलर से मैं कलर कर रहा हूँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से होकर के जाता है। और इस तरह से ये आपको जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉमन पोर है, एक कॉमन छेद। ये जो कॉमन पोर है इसको हम लोग हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला कुल मिलाकर के ये एक ऐसा पाइप है जो कि लिवर से आने वाले एंजाइम को, कहाँ से, लिवर से आने वाले एंजाइम को और पैंक्रियास से आने वाले एंजाइम, दोनों को एक साथ यहाँ से सीक्रेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के लिवर और पैंक्रियास दोनों ही अपने एंजाइम्स को एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करते हैं। और जिस जिस पोर से या जिस पाइप के थ्रू करते हैं उसको हम लोग हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला। लिवर के साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गॉल ब्लैडर लगा हुआ। तो लिवर से आने वाला जो एंजाइम होता है पहले कहाँ आता है, गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर का कोई काम नहीं है, थोड़ी देर तक एंजाइम को स्टोर करके रखता है। उसके बाद ये हेपेटिक डक्ट है, ये वाला जो पाइप दिख रहा है ये वाला, ये हेपेटिक डक्ट है। तो हेपेटिक डक्ट की हेल्प से यहाँ तक पहुंचाता है और फिर एम्पुला की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरह से पैंक्रियास डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम को रिलीज करता है। तो कुल मिलाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो पैंक्रेटिक जूसेस हेल्प करते हैं। तो पैंक्रियास से निकलने वाले एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पैंक्रेटिक जूसेस, है ना। और यहाँ पे लिवर से निकलने वाले एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं बाइल। तो यहाँ पर बाइल और पैंक्रेटिक जूसेस दोनों हिपैटोपैंक्रिक एम्पुला से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अपर वाला पार्ट कहलाता है डोडेनम, ठीक है। बीच वाला पार्ट कहलाता है जेजुनम और सबसे आखिरी वाला पार्ट इलियम कहलाता है।
अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से खत्म हो जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे आप देखेंगे यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स ऐसा माना जाता है कि ये चौथा चेम्बर था, तो अपेंडिक्स वाज कंसीडर्ड फोर्थ चेम्बर। और माना जाता था कि इंसान जब सेलुलोज खाता था, मतलब कि घास फूस खाता था, तो उस समय अपेंडिक्स सेलुलोज के डाइजेशन का काम करती रही होगी। धीरे धीरे इंसानों ने घास फूस खाना बंद कर दिया और अपेंडिक्स का फंक्शन खत्म हो गया। तो आज की डेट में अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं, इसीलिए अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या होते हैं ऑर्गन? तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शन थे बट हमारे अंदर फंक्शनल नहीं। अब इसके आगे वाला जो पूरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, ये वाले पार्ट से स्टार्ट होती है। इस पार्ट को सीकम कहते हैं। इसमें कुछ गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये पूरा का पूरा आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा लार्ज। ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसमें सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहले आता है सीकम। सीकम के बाद फिर क्या है? कॉलोन आता है। तो सीकम के बाद कॉलोन आता है। कॉलोन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपर की तरफ जाने वाला असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्सली जो है ट्रांसवर्स कॉलोन, और ये डिसेंडिंग कॉलोन। तो पहला पार्ट हो गया क्या? सीकम। दूसरा पार्ट क्या हो गया? कॉलोन। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? रेक्टम। ये आखिरी पार्ट है रेक्टम। तो ये थर्ड पार्ट है रेक्टम। और आखिरी में यहाँ पे एनाल पोर्ट से वेस्ट फूड बॉडी से बाहर निकल जाए। लार्ज इंटेस्टाइन का जो फंक्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने का काम नहीं करती। डाइजेशन का कंप्लीट फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो वेस्ट फूड के साथ में ज्यादा पानी, मतलब वाटर ज्यादा ना रह जाए, या उसमें कोई भी सॉल्ट ना रह जाए, या कोई भी विटामिन ना रह जाए, इन सबको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन। अब बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर कोई डाउट हो पूछिए। बताइए भाई फातिमा। डन, अच्छा होगा, ग्रेट। समझ में आ गया ना सब? ओके, नो डाउट। ठीक है, अब देखो फातिमा, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। और जो पॉइंट होंगे नीट के लिए वो आप नोट करते जाइएगा, वो मैं आपको नोट करता जाऊंगा। और जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको साथ में समझाता भी जाऊंगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि जो ईसोफेगस है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ईसोफेगस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पाइप था वो ईसोफेगस था। तो ईसोफेगस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? सर्विकल, थोरैसिक, फिर एब्डोमेन। एब्डोमेन। उसके बाद ईसोफेगस के बाद सेकंड नंबर पर आता है स्टमक। फर्दर हम स्टमक को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो स्टमक आता है, स्टमक का सबसे पहला पार्ट आता है फंडस। फंडस वाले पार्ट में सिर्फ गैस भरी हुई होती है और कुछ नहीं होता, उसमें फूड नहीं होता। दूसरे नंबर पर जो दूसरा पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। एक्चुअली स्टमक का ये वाला पार्ट हमारे हार्ट के पास होता है, इसीलिए हम इसको कार्डियक बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है बॉडी। बॉडी वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट वेयर मेनली डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और आखिरी वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पाइलोरी। तो कुल मिलाकर के हम अपने स्टमक को भी 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। फंडस, कार्डियक, बॉडी और पाइलोरी। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि स्टमक के बाद फिर तीसरे नंबर पर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन।
ये सीक्वेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन नीट पे ऐसा भी आया कि विच ऑफ द सीक्वेंस इज राइट, विच ऑफ द सीक्वेंस इज रॉन्ग, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, हम कितने कितने पार्ट में डिवाइड करें। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी फर्दर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, फिर दूसरे वाले पार्ट को जेजनम, है ना, और थर्ड वाले पार्ट को इलियम बोलते हैं, फोर्थ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन को फर्दर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने आपसे कहा कि लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, दैट इज सीकम। तो ये तो एक ही पार्ट होता है। दूसरा वाला जो पार्ट है मैंने आपको बताया उसको हम कोलोन, और तीसरा वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड रेक्टम, है ना। कोलोन को फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड, कौन कौन सा, तो हमने पढ़ा, पहले हमने कहा असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर डिसेंडिंग कोलोन, है ना। तो हमने इसको फर्दर इतने सारे पार्ट में डिवाइड किया, है ना? और आखिरी में, तो ये हमारा सीक्वेंस, इसको नोट कर लीजिए और नोट करके बताइए। ग्रेट, ठीक। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगला क्या है कि ह्यूमन की जो टंग होती है, इसमें ठीक है। तो देखो, अब जो हमारी टंग होती है, ह्यूमन टंग होती है, तो ह्यूमन टंग में कौन सा पार्ट किसको एब्जॉर्ब, किस किस टेस्ट को रिसीव करता है, या किस पार्ट में कौन सी टेस्ट बर्ड पाई जाती है। हमारे टंग के ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं जो पर्टिकुलर टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो पहले का कॉन्सेप्ट ये था, तो 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा नहीं सकता, पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो चेंज हुए। तो ये हमारा टंग वाला पार्ट हो गया, तो ये हमारे टंग का पार्ट, तो वो मिड वाला पार्ट हो गया, और ये पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो ये सबसे पीछे वाला पार्ट क्या रिसीव करता है, ये ये वाला पार्ट क्या रिसीव करता है ना, मतलब मिड वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट क्या रिसीव करता है, और इसका जो टिप वाला पार्ट है ये क्या रिसीव करता है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ये साइड में बैक वाला जो पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट है, ये बिटर टेस्ट के लिए सेंसिटिव है। तो इसमें बिटर टेस्ट के लिए, बिटर टेस्ट को परसीव करता है, बिटर टेस्ट के लिए इसमें टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है। दूसरा वाला ये जो इसके आगे वाला पार्ट है, सॉर टेस्ट को रिसीव करता है, और ये वाला पार्ट को सॉल्टी पार्ट को, मतलब सॉल्ट टेस्ट को रिसीव कर, सॉल्ट को रिसीव करता है। और टिप वाला जो पार्ट है ये स्वीट चीजों को परसीव करने का काम करता है। लेकिन तो ये हो गए टेस्ट बर्ड्स, है ना, टेस्ट बर्ड्स, है ना। तो यहाँ पर ये टेस्ट बर्ड पाई जाती है और इन टेस्ट को यहाँ पे रिसीव किया जाता है। लेकिन इसको नोट करो पहले, फिर मैं लिखवाता हूँ। बट नोट करेंगे,
Nowadays, it is considered that every part of tongue, every part of tongue can receive all these tastes. तो हमारा जो टिप वाला पार्ट है ये चारों टेस्ट को रिसीव कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो टंग के हर पार्ट में सभी टेस्ट को रिसीव करने वाली टेस्ट बर्ड पाई जाती है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आपको कौन सा पार्ट किस टेस्ट को रिसीव करता है ये आपको याद रखना। ठीक, अब देखो, अब आ जाते हैं, तो ये थी टंग की बात। तो अभी हम माउथ वाले पार्ट पे अटके हुए हैं, है ना। तो जो ह्यूमन टीथ होते हैं हमारे, आपके दांत, तो हम कहते हैं ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो कैसे हैं, दैट इज वी आर डाइफायोडोंट। तो ह्यूमंस जो डाइफायोडोंट होते हैं, क्या मतलब होता है? डाइफायोडोंट का मतलब होता है कि हमारे लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, राइट। तो वी गेट 2 सेट्स ऑफ टीथ। तो हमारे जो दांत होते हैं वो 2 सेट में आते हैं, लाइफ में 2 बार आते हैं हमारे दांत। डाइफायोडोंट का मतलब ये होता है। पहले दांत वो होते हैं जो पहले बचपन में हमारे आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, या इन्हीं को डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। डेसिडुअस इसलिए क्योंकि ये गिर जाते हैं एक एज के बाद, 6-7 साल के बाद ये गिर जाते हैं। तो डेसिडुअस से मिल्क टीथ नंबर में कितने होते हैं? दे आर 20 नंबर्स। उसके बाद एक बार दांत गिरने के बाद दोबारा हमारी बॉडी में आते हैं परमानेंट। तो हमारे मुंह में जो परमानेंट टीथ आते हैं, तो परमानेंट टीथ कितने हो सकते हैं? नॉर्मली तो देखो आदमी के अंदर 30 ही होते हैं, बट एक ह्यूमन के अंदर, परफेक्ट ह्यूमन के अंदर 32 टीथ होते हैं, है ना। क्लियर है? अब देखो ह्यूमंस का डेंटल फॉर्मूला। तो हम लोग क्या है? डाइफायोडोंट। ओके, तो हमारे 2 बार टीथ आते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और लिख लेना है आप स्टार बना के। जो विजडम टीथ है, ये भी क्वेश्चन है। विजडम टीथ मतलब सबसे आखिरी में निकलता है, तो सबसे आखिरी वाला टीथ है। तो विजडम टीथ सबसे पीछे में जो हमारे निकलता है, विजडम टीथ, इट इज वेस्टिजियल फॉर ह्यूमन बीइंग। दिस इज वेस्टिजियल, है ना। तो जैसे अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन था, तो विजडम टीथ भी ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका हमारी बॉडी में कोई खास काम नहीं बचा है, इसीलिए ये सब में नहीं पाया जाता है। कुल मिलाकर के प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें, तो 1 लाख में, है ना, 1 लाख में सिर्फ एक आदमी के अंदर विजडम टीथ निकलता है 32 ईयर की एज के बाद, ऐसा है। कुछ लोगों के लेकिन विजडम टीथ बर्थ से होता है, कुछ के पहले निकल आता है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। बट एवरेज इंसान में 30 प्रैक्टिकली टीथ पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो डेंटल फॉर्मूला समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कितनी तरह के टीथ पाए जाते हैं, है ना। तो हमारे कितने टाइप के टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं। तो एक मिनट, मैं आपको बना के बताता हूँ कि हमारे कितने तरह के टीथ पाए जाते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए माउथ का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा जॉ का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे जॉ का स्ट्रक्चर हो गया, जबड़े का स्ट्रक्चर। और इस जॉ के स्ट्रक्चर में आगे की तरफ जो जो टीथ पाए जाते हैं, सबसे पहले हमारे आगे की तरफ 2 टीथ पाए जाते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आपको भी पता है ना। तो ये जो 2 टीथ हैं, इन दोनों टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको इंसीजर कहते हैं, इंसीजर।
तो जो इंसाइजर होते हैं, तो इंसाइजर्स का काम क्या होता है? तो इंसाइजर्स का काम होता है, ये किसी चीज को कट करने का काम करते हैं, काटने का काम, है ना। उसके बाद आपने देखा होगा एक नुकीला ऐसे दांत पाया जाता है साइड में, ये सिर्फ सिंगल पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैनाइन। और कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह, इन जानवरों को हम लोग कैनाइन कहते हैं। ये जनरली कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप होते हैं। ये किसी चीज को फाड़ने का काम करता है, तो टीयरिंग का काम करता है, टीयर करने का। इसके बाद आप देखेंगे कि दो दांत इसके पीछे जो लगे हुए होते हैं, फिर ये दो का सेट पाया जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्रीमोलर। तो दो प्रोमी प्रीमोलर पाए। ये क्या काम करते हैं? ये चिविंग का काम करते हैं, चबाने का काम। प्रीमोलर के पीछे थोड़े से ज्यादा बड़े और थोड़े वाइड तीन टीथ का सेट पाया जाता है। ये तीन दांत पाए जाते हैं प्रीमोलर के पीछे। ये जो प्रीमोलर के पीछे की तरफ तीन दांत पाए जाते हैं, तो ये थ्री क्या है? दे आर कॉल्ड मोलर। मोलर का काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्राइंडिंग, और किसी भी चीज को ज्यादा फाइन वे में ग्राइंड करने का काम करना, पीसने का। तो ये ग्राइंडिंग का काम करता है। और ये सबसे जो आखिरी वाला है, इसी को हम लोग, ये आखिरी वाला जो मोलर है, इसको हम विजडम टीथ। मैंने यही थोड़ी देर पहले बताया कि जो विजडम टीथ होता है, ये कैसा होता है? दिस इज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली व्हाट टू से, अब देखो, तो इस तरह से हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ह्यूमन का एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो हम ह्यूमन एडल्ट के अंदर कहते हैं, तो ये देखो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा जॉ है, हमारा जबड़ा है, तो 8 दांत ऐसे इधर पाए जाते हैं और 8 ऐसे ही पाए जाते हैं। तो 8 8 का सेट नीचे होता है और ऐसे 8 8 का सेट ऊपर होता है। तो 8 4 जा 32, तो टोटल 32 हो गए। तो यहाँ पे एडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं 2123 अपॉन 2123। क्या मतलब हुआ? नीचे की तरफ दो इंसीजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और तीन मोलर, तो 2123 हो गया। और इतने ही ऊपर पे आ जाएंगे। तो टोटल कुल मिलाकर के 2123 का एक इधर सेट पाया जाएगा और ऐसे 2123 का इधर पाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2123 इंटू 2, है ना। तो ऊपर क्या कितने हो गए? 8 हो गए, नीचे भी 8 हो गए, 8 8 16 और 16 2 जा 32। तो यहाँ पर टोटल 32 टीथ हो गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी जो बच्चे में मिल्क टीथ होते हैं, या किसी चाइल्ड में डेंचल फॉर्मूला क्या होगा, तो जब चाइल्ड के डेंचल फॉर्मूला की बात की जाए, तो आपका आंसर होगा 2120, 2120। तो कुल मिलाकर के किसी बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं। आउट ऑफ दिस 20 कौन से नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन सा नहीं पाया जाता है? 2120। इसका मतलब कि बच्चों में मोलर नहीं पाए जाते। क्लियर है फातिमा? नोट करिए जल्दी से। ओके डन, चलो ग्रेट। एक और चीज, जो हमारा ह्यूमन टीथ होता है, तो ह्यूमन टीथ का आप इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये हमारा आपका दांत, तो दांत में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट एनिमल में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये कुल मिलाकर के हमारे गम्स हो गए, हमारे गम्स हो गए, ये तो हमारे गम्स, ये गम्स। ये जो हमारे टीथ का जो अपर वाला पार्ट होता है, ये अपर वाला पार्ट जिस चीज से बना हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनेमल।
तो एनिमल जो होता है, दिस इज हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस, है ना, किसी भी एनिमल में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। और इसके बाद यहाँ तक अंदर की तरफ, है ना, यहाँ की तरफ ये जो आपको ये स्ट्रक्चर पाया था, इसको हम पल्प कैविटी कहते हैं, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में दो चीजें पाई जाती हैं, क्या क्या? एक तो पाया जाता है ब्लड कैपिलरी, और दूसरे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो यही न्यूरॉन हमारे दांतों में ठंडा गर्म या किसी भी सेंसेशन को फील करने का काम करता है ना। इसके बाद ये पल्प और एनेमल के बीच में जो सब्सटेंस है, पल्प और एनेमल के बीच में जो सब्सटेंस है, इस पार्ट, ये वाला जो सब्सटेंस है, ये वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डेंटिन कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं, डेंटाइन। तो डेंटाइन का बना हुआ होता है। और कुल मिलाकर के इस टीथ को हमारे गम्स के साथ चिपकाए रहने में जो हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर कुछ मटेरियल पाया जाता है, ये क्या करता है? हमारे टीथ को हमारे गम्स में चिपकाए रखने का काम करता है, सीमेंट की तरह काम करता है। और इस मटेरियल को हम सीमेंट ही कहते हैं, और फिर सीमेंट की तरह काम, राइट। तो ह्यूमन टीथ था, आप इसको नोट कर लीजिए। एंड एनेमल इज द हार्डेस्ट बायोलॉजिकल सब्सटेंस, सॉरी, एनेमल इज द हार्डेस्ट एनिमल सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है। ओके, तो ये हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट वाला पार्ट तो हमने पढ़ लिया, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ 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 चीज़ों को और स्टडी करते हैं। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे फंक्शन करती हैं, और क्या क्या डाइजेस्ट करने का काम, ये पार्ट सीधे से बताइए। सर, अच्छा, थिकोडोन्ट्स क्या होता है? ठीक है, नोट करो। थिकोडोन्ट्स, तो हमारे जो जबड़ ये होते हैं ना, ये जो टीथ होते हैं, ये सॉकेट में फिट होते हैं, है ना। तो ये सॉकेट में फिट होते हैं, तभी तो डॉक्टर उखाड़ लेता है। इनको थिकोडोंट बोलते हैं। तो थिकोडोंट नोट करेंगे। इन ह्यूमन, इन ह्यूमन द टूथ remains fixed in socket. In human, tooth remains fixed in socket. They are not directly, they are not directly attached to the bone of jaw. They are not directly attached to the bone of jaw. That's why, that's why these teeth are, that's why these teeth are called thicodont. तो आप पूछोगे अब दूसरा क्या होता है? दूसरे वो होते हैं जैसे शार्क वगैरह में पाए जाते हैं। तो शार्क वगैरह में वो थिकोडोंट नहीं होते, उनमें को होता है वो डाइफायोडोंट होते हैं। उनका क्या काम होता है कि उनमें जो ये जो टीथ होते हैं, ये डायरेक्टली जबड़े से निकल करके आते हैं। ठीक है, राइट, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग बात करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा सलाइवरी की। तो सबसे पहले फातिमा हम लोग पढ़ते हैं सलाइवरी की। मैं डायग्राम दिखाता हूँ।
एक टीथ का भी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, आप इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो टूथ का स्ट्रक्चर है, इसमें टूथ एनाटॉमी है। यहाँ पर वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया। ये यहाँ पर आप देखोगे, ये सीमेंट है, ये डेंटिन है, ये वही पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी के अंदर है ना, ये वाला पार्ट इसको हम रूट कैनाल कहते हैं। और यहाँ पर रूट कैनाल में ये नर्व एंड ब्लड वेसल्स ये है बनी हुई है। ये जो नीचे वाला मटेरियल इसको हम सीमेंट कहते हैं, है ना। और ये बीच में जो येलो वाला मटेरियल इसको हम डेंटिन कहते हैं। और ये बाहर की तरफ बोन है ना। तो ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये गम्स कैविटी है। तो सॉकेट में ये दांत फंसा हुआ है, इसलिए हम आप को ढूंढते हैं। और ये नीचे की तरफ होल होता है, जो नर्व्स यहाँ से निकल करके बाहर फिर हमारी जॉ में चली जाती है। तो दिस इज द एनाटॉमी। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब आ जाते हैं, अगली हेडिंग डालो सलाइवरी ग्लैंड। तो हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको सलाइवरी ग्लैंड का डायग्राम दिखाता हूँ और उसी में मैं आपको जस्ट जस्ट देखो, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है ना। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड ऊपर की तरफ से जो सीक्रेट करती है, इसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड। फिर मैंने आपको बताया तो 2 पैरोटिड पाई जाती हैं, 2 पैरोटिड पाई जाती हैं। और इसी तरह से ये जो हमारी टंग के नीचे पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल। और जो हमारे ये मैंडिबल, ये जो जबड़ा होता है इसके नीचे पाई जाती है, इसको सब मैंडिबुलर कहते हैं, सब मैंडिबुलर। तो 2 सबलिंगुअल, 2 सबमैंडिबुलर, 2 पैरोटिड। तो कुल मिलाकर के हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, नोट करेंगे। अब पॉइंट्स के फॉर्म में नोट करते हैं। पैरोटिड इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इट secrete it secrete salivary amylase. It secrete salivary amylase and salivary amylase, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज और अल्फा एमाइलेज, फुल स्टॉप, इसी में लिखेंगे। दिस एंजाइम इज popularly called Tylen. This enzyme is popularly called Tylen. फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के लिखिए। क्वेश्चन है, salivary amylase is absent in herbivore. ये हर्बीवोर्स में, घास फूस खाने वालों में नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। दिस amylase is popularly this amylase is popularly called Tylen. This amylase is popularly called Tylen. Full stop. Salivary amylase is, स्टार बना के लिखेंगे, salivary amylase is absent in herbivores. Salivary amylase is absent in herbivores. Next, rest of 2
rest of two glands also secrete salivary amylase and म्यूकस। तो म्यूकस फूड को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, swelling and infection in parotid gland called mumps। swelling and infection, तो हम बोलते हैं ना मम्स हो गए, टॉन्सिल जिसको बोलते हैं वो यही होते हैं। swelling and infection in parotid gland called mumps। Next one, these glands secrete 1000 to 1500 ml। These glands secrete 1000 to 1500 ml saliva saliva। These glands secrete 1000 to 1500 ml saliva per day। pH वैल्यू होती है सलाइवा की 6.8, मतलब स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, pH वैल्यू सलाइवा की होती है 6.8, दैट इज इट इज स्लाइटली एसिडिक। वन लास्ट पॉइंट, सलाइवा हैव लाइसोजाइम एंजाइम, इस सलाइवा में पाया जाता है। दिस इज एंटीबैक्टीरियल। सलाइवा हैव lysozyme enzyme which is antibacterial। clear फातिमा? salivary gland clear, समझ आया? ओके, तो मैं हटा रहा हूं ये। सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए गैस्ट्रिक ग्लैंड। सर गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो, इसका स्क्रीनशॉट और सभी डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए। ये हमारे स्टमक के अंदर पाई जाने वाली क्या है, गैस्ट्रिक। ये जो गड्ढा होता है तो ये हमारी पूरी स्टमक की वॉल है, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो पूरी ग्लैंड है, जैसे आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ये गैस्ट्रिक पिट है और इसी से बाहर निकल करके गैस्ट्रिक जूस बाहर निकल करके, गैस्ट्रिक जूस इसी से बाहर निकल। अब आप देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये सरफेस म्यूकस सेल पाई जाती है ना। तो देखो, जो म्यूकस सेल्स होती हैं, म्यूकस सेल का काम क्या होता है? म्यूकस सेल का काम होता है दे सीक्रेट म्यूकस। तो ये सिंपल म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है ना। तो ये म्यूकस सेल्स हो गई। अब ये नेक म्यूकस सेल, ये भी म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। तो कुछ मिलाकर के जो म्यूकस सेल्स होती है, इनका काम ही होता है म्यूकस सीक्रेट करना। तो पहली ये हमारी हो गई म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है। अभी जो पूरी ग्लैंड होती है अलग अलग सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। अब नीचे आते हैं पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल क्या होती हैं? अब देखिए, ये जो पैराइटल सेल्स हैं, ये पैराइटल सेल सीक्रेट करने का काम करती हैं HCl। दे सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने का काम करती है। इन्हीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने वाली पैराइटल सेल को, इनको हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक, तो इन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं।
तो ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल जो होती है ये HCl सीक्रेट करने का। इसके नीचे आइए आप चीफ सेल। चीफ सेल मेन सेल्स है यहाँ पे, दे सीक्रेट पेप्सिनोजन, है ना, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये पेप्सिनोजन सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करती हैं, और क्या सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक एमाइलेज सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक एमाइलेज सीक्रेट करने का काम करती है, और क्या सीक्रेट करने का काम करती हैं, ये गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट करने का काम करती है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज तो लिखा ही हुआ है, गैस्ट्रिक एमाइलेज एक और चीज सीक्रेट करती हैं, दैट इज प्रोरेनिन। प्रोरेनिन रेनिन का प्रिकर्सर है, रेनिन के पहले की स्टेज है। मतलब प्रोरेनिन क्या है, ये इनएक्टिव हार्मोन, इनएक्टिव एंजाइम। तो ये जो इनएक्टिव एंजाइम है ये क्या काम करता है, ये प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन छोटे बच्चों में निकलता है और बड़ों में नहीं रिलीज होता है। रेनिन क्या करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये ऐसा एंजाइम है जो बचपन में हमारे सीक्रेट होता है, धीरे धीरे एडल्ट होने पे सीक्रेट होना बंद हो जाता है। नोट करेंगे, ठीक है। प्रोरेनिन, प्रोरेनिन gets is acidic medium. Prorenin gets acidic medium and changes into renin. Prorenin gets acidic medium and changes into renin. It digests milk protein. It digests milk protein. It is found in. It is found in. It is found in children and stop functioning and stop. Yes, stops and secretion stops, and secretion stops in adult. Secretion stops in adult. यहां पर नीचे की तरफ कुछ जी सेल्स पाई जाती है, ये गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, तो यहाँ पे हार्मोन भी सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन इट कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ, सबके फंक्शन भी यहीं पे लिख दो, इट कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ, कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस कब सीक्रेट होने चाहिए, कब नहीं सीक्रेट होने चाहिए, यही डिसाइड। अच्छा, अब यहां पर आते हैं HCl का क्या काम होता है। तो देखो HCl के दो काम होते हैं। एक तो 3 घंटे तक करीब एवरेज कोई भी फूड हमारे स्टमक पे रखा होता है, तो पहला बात है खाने को सड़ने नहीं देता। तो HCl का पहला काम क्या है, फूड प्रिजर्वेशन। फूड फूड प्रिजर्वेशन, तो पहला काम है फूड प्रिजर्वेशन। दूसरा काम क्या है HCl का, इट किल्स पैथोजन। तो खाने में किसी भी तरह के आए हुए पैथोजन को मार देने का। अब HCl हमारे स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले म्यूकस सीक्रेट होता है, और म्यूकस क्या करता है, स्टमक के ऊपर एक जेल जैसी लेयर बना लेता है, जिससे कि HCl पेट की दीवारों को, स्टमक की दीवारों को नुकसान न पहुंचाए। तो म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। तो ये काम होता है हमारे जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं इन सबको मिला करके हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है गैस्ट्रिक जूस का, और इस तरह से हमारे डाइजेशन होता है कहाँ पे, स्टमक में। कोई डाउट हो पूछिए, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। बताओ भाई फातिमा, कोई डाउट हो पूछो।
नेटवर्क इशू है। अच्छा, आवाज आ रही मेरी फातिमा? हेलो। ठीक है, तो ये समझ में आया या फिर कहीं पे कुछ ब्रेक हुआ? लास्ट वाला ये कौन सा? अच्छा, म्यूकस वाला, ये वाला। ये अच्छा, बताओ कौन सा, कौन वाला? HCl वाला, उससे पहले मैंने HCl बताया था, ये वाला ना? HCl का फंक्शन ये वाला। हाँ देखो, तो मैंने ये बताया था कि जो ऑक्जेंटिक सेल होती हैं, तो ऑक्जेंटिक सेल या फिर ये यूं कहें कि हाइड्रोक्लोरिक, ये पैराइटल सेल जो होती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl सिक्रीट करती है। HCl के दो काम होते हैं। एक तो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो करीब 2 घंटे तक, है ना, रखा हुआ होता है। तो ये पहला काम क्या करता है, उससे खाने को सड़ने से बचाता है। तो पहला फंक्शन तो हो गया HCl का, फूड प्रिजर्वेशन। क्योंकि एसिड क्या करते हैं, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक देते हैं और फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, इसलिए हम लोग अचार वगैरह में भी एसिड मिला देते हैं। तो HCl का पहला फंक्शन हो गया फूड प्रिजर्वेशन, ताकि खाना हमारे स्टमक में सड़ने ना पाए। दूसरा काम क्या होता है, इट किल्स पैथोजन। अगर खाने के साथ हमने कोई फंजाई, कोई पैथोजन, कोई किसी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस खा दिया है, तो उसको मार देते हैं। ये दो फंक्शन होते हैं HCl। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डाइजेशन इन स्टमक हमने पढ़ लिया। इसके पहले वाले में मैंने टाइलिन का फंक्शन नहीं लिखाया था, है ना? तो आप एक काम करो, इसके पहले वाले में टाइलिन का फंक्शन नोट कर लीजिए, नोट करो। द फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ salivary amylase the function of salivary amylase is to break down starch to break down starch into glucose and galactose। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो इस वाले में, किसमें, इसमें स्टमक वाले में, है ना? स्टमक वाले में एक और पॉइंट लिखो, पीएच वैल्यू ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पीएच वैल्यू ऑफ, अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच वैल्यू तो बहुत कम होगी। द पीएच वैल्यू ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.5 to 2.5। The pH value of gastric juice is 1.5 to 2.5। फुल स्टॉप, अंडरलाइन करेंगे। In infant the pH value will be, in infant the pH value will be 5। In infant the pH value will be 5। Next, about 2000 to 3000 ml, about 2000 to 3000 ml gastric juice is secreted per day। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रिक जूस, है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं लीवर। यहाँ पे कोई डाउट हो बताओ, एनी डाउट? देखिए फातिमा, कोई डाउट हो पूछिए।
ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं, देखिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये देखो, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जिसमें डाइजेस्टिव या गैस जो जूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस, वो सीक्रेट हो? तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला है ना। मैं लिख देता हूँ। तो ये जो पार्ट है जहाँ से दोनों के एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसे कहते क्या है? हम इसे कहते हैं हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला। हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। तो इसे हम लोग हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला क्या करती है कि दोनों ही तरह के जूसेस को यहाँ पे सीक्रेट करने का काम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि ये ऊपर की तरफ लीवर पाया जाता है। लीवर क्या करता है? लीवर खुद में किसी भी तरह के एंजाइम को सीक्रेट करने का काम, मतलब लीवर क्या करता है कि खुद में कोई एंजाइम को डायरेक्टली इंटेस्टाइन में नहीं डालता। तो लीवर से हमने ये पढ़ा कि लीवर से क्या निकलता है? लीवर से निकलता है बाइल। तो बाइल जूस निकलता है। तो बाइल जूस पहले क्या करता है? ये हेपेटिक डक्ट में जाता है। कहाँ से? ये राइट तरफ से और लेफ्ट तरफ से। तो राइट और लेफ्ट, तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है। तो हमारे पैंक्रियास के, ये लिवर के दो पार्ट हैं, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। राइट और लेफ्ट पार्ट से दोनों से यहाँ पर आती है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो सिस्टिक डक्ट से ये वाली पार्ट है ना, ये सिस्टिक डक्ट है। तो यहाँ से हिपैटिक डक्ट से आया, तो हिपैटिक डक्ट से आता हुआ फिर पहले सिस्टिक डक्ट से होता हुआ क्या होता है, यहाँ पे जाता है। और गॉल ब्लैडर में यहाँ पर बाइल स्टोर हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं। साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि ये भी एक तरह का वेस्टिजियल होगा। बहुत सारे साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये जो गॉल ब्लैडर रहा होगा, ये हमारे एंसेस्टर में एक्टिव रहा है ना। एंड इट माइट बी डाइजेस्टिंग रॉ फ्लैश। तो पहले इंसान, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, फायर का इन्वेंशन नहीं हुआ, तो इंसान मांस कच्चा खा जाता था। तो ये रॉ फ्लैश को डाइजेस्ट करने का काम करता रहा होगा। धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ और ह्यूमंस की फीडिंग हैबिट चेंज हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे इसका काम खत्म हो गया और आज की डेट पे इसका कोई खास काम नहीं। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये खुद में कोई चीज सीक्रेट नहीं करता। नोट करेंगे, गॉल ब्लैडर डू नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम itself. Gallbladder do not secrete any enzyme itself. Rather, it stores the bile juice and secrete it. Full stop. According to scientists, it must be functional. According to scientists, it must be functional in our ancestors and might be digesting and might be digesting raw flesh. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से फिर से जब ये भर जाता है तो बाइल निकल करके दोबारा बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ पे आ जाता है? तो बाइल डक्ट से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि बाइल डक्ट क्या करती है, इसको लेकर के आती है और जहाँ पे दोनों कॉमन है उसको हिपैटोपैंक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। और यहाँ से पैंक्रेटिक डक्ट पैंक्रियास से लेकर के आती है और दोनों ही एंजाइम को यहाँ पर
रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो पैंक्रियास से निकलने वाले ना पैंक्रेटिक जूसेस हैं, और यहाँ से लिवर से निकलने वाले जो बाइल जूस है, ये दोनों ही एक साथ ड्यूडेनम में सीक्रेट होते हैं, बाइल जूस। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of body. It is the largest gland of body. Next one. Weight may be 1.4 to 1.8 kg in human. Weight may be 1.4 to 1.8 kg in human male and 1.2 to 1.5 kg in female. 1.4 to 1.8 kg male, 1.2 to 1.5 kg in female. लिवर सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करता है, आपको भी पता है कि बॉडी में जितने पैथोजन आते हैं और जितने टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का भी काम। तो लिवर के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, उनको कफर सेल कहते हैं। तो कफर सेल क्या काम करती हैं? कफर सेल दे आर फैगोसिटिक, है ना, दे आर फैगोसिटिक। तो ये खा जाती है पैथोजन को। नोट करेंगे, liver have kafar cells, liver have kafar cells which are liver have kafar cells which are phagocytic and they destroy pathogens. Next point, bile is secreted by bile is, अब लिवर में कौन सी सेल होती है जो बाइल सीक्रेट करती है? Bile is secreted by hepatocyte cells. Bile is secreted by hepatocyte cells of liver. Bile is secreted by hepatocyte cells of liver. Next point, rat and horse do not have gallbladder. एक और क्वेश्चन, hepatic artery supply blood to liver. Hepatic artery supply blood to liver. ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लिवर। नेक्स्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। द पीएच वैल्यू ऑफ बाइल इज 8.6 but in gallbladder this pH value become, but in gallbladder this pH value become 7.6। तो बाइल की एक्चुअल वैल्यू 8.6 होती है, 8.6 होती है, लेकिन गॉल ब्लैडर में इसकी पीएच वैल्यू कम हो जाती है और ये 7.6 हो जाती है। नेक्स्ट,
500 to 1000 ml, 500 to 1000 ml bile is secreted, 500 to 1000 ml bile is secreted every day. नेक्स्ट, अब बाइल का काम क्या होता है? ठीक है, तो बाइल फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट नहीं करता है, ये फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक करने का काम करता है। नोट करेंगे, बाइल बाइल ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल, बाइल ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल, बाइल ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल into small droplets. Next point, bile salt contain, bile salt contain sodium bicarbonate, sodium bicarbonate, sodium glycolate, sodium bicarbonate, sodium glycolate, sodium taurocolate, sodium taurocolate, sodium bicarbonate, sodium glycolate, sodium taurocolate. ठीक है, दे हेल्प इन, ये तीनों मिला करके हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं, तीनों को मिला करके दे हेल्प इन digestion of fat. They do not digest the fat, they help in digestion of fat. एक लास्ट पॉइंट है लिवर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल ऑल्सो स्टोर ग्लाइकोजन, कॉमा फैट, और अगला जो बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाइल लिवर ऑल्सो स्टोर ग्लाइकोजन, फैट, विटामिन, कौन कौन सा है? ए, डी, ई और के। ये ए, डी, ई, के चारों विटामिन लिवर स्टोर करता है, स्टोर्स विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12. लिवर ऑल्सो स्टोर विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12. ठीक है, क्लियर भाई? बताओ, लिवर के फंक्शन में कहीं पे कोई डाउट? बताइए फातिमा। नो डाउट, ग्रेट। तो मैं पूरा इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं हटा दूं ताकि, क्योंकि अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये पैंक्रियाज अब डिस्कस करेंगे, है ना? तो इसको मैं इसको हटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको उसका 2 बार स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ओके डन, ग्रेट। देखो, अब दूसरा क्या है, हम लोग पैंक्रियाज पे आ जाते हैं, है ना? तो मैंने बताया पैंक्रियाज क्या करता है, इट सीक्रेट पैंक्रेटिक जूस। तो पैंक्रियाज का जो काम होता है, ये पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट करने का काम। तो देखो पैंक्रियाज में क्या होता है, अब मैं पैंक्रियाज की सिर्फ बात करूंगा। मैं क्या करता हूँ, तो जरा लीवर को हाइड कर देता हूँ। लीवर वाले पार्ट को हाइड करके, ये लीवर वाला पार्ट, है ना? तो
ये देखो, अब पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट निकलती है। अब देखो, जब हम पैंक्रियास की बात करते हैं तो मैंने आपसे बताया कि पैंक्रियास में जो एंजाइम निकलता है, तो पैंक्रियास का एंजाइम कैसे रिलीज होता है समझते हैं। तो पैंक्रियास के अंदर इस तरह की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, है ना। तो इनको, या इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ, याद रखिएगा, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी हार्मोन वाले में भी, लैंगर। ये आइसोलेट ऑफ जो लैंगरहैंस होते हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह की कुछ सेल्स पाई जाती हैं। तो कुछ ऐसी सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं अल्फा सेल। तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में एक तो अल्फा सेल पाई जाती है ना, और फिर कुछ दूसरी सेल्स भी पाई जाती हैं। इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। कुछ और तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम डेल्टा सेल कहते हैं। अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, ये सब मिला करके कहलाते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगर। इनका काम क्या होता है? दे आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। क्या मतलब हुआ? एंडोक्राइन। तो ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? दे सीक्रेट हार्मोन। दे सीक्रेट हार्मोन। बाकी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के बारे में। ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे जाकर के उसमें, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे हार्मोन सिस्टम। इसी के साथ में कुछ और सेल्स पाई जाती हैं इस तरह। इनको हम लोग पैंक्रियाटिक एक्नी कहते हैं। पैंक्रियाटिक एक्नी। ये जो पैंक्रियाटिक एक्नी है, ये जो सेल्स हैं, इनको हम पैंक्रियाटिक एक्नी कहते हैं। पैंक्रियाटिक एक्नी, दे आर एक्सोक्राइन इन फंक्शन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन होती है? दे आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मतलब डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये डाइजेशन में क्या काम करती है? तो ये क्या करती है? बहुत सारे हार्मोन्स को, एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करती है ना। तो सबसे पहले ये सीक्रेट करती है ट्रिप्सिनोजन। और दूसरा है पेप्टाइडेजेस। ट्रिप्सिनोजन, पेप्टाइडेजेस। और कुछ और से पैंक्रेटिक एमाइलेज। पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है? डीएनएज। और क्या करती है? आरएनएज। और क्या सीक्रेट करती है? पैंक्रेटिक लाइपेज। पैंक्रेटिक लाइपेज सीक्रेट करने का काम करती है ना। तो ये इतने सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करती है कौन? पैंक्रेटिक एक्टिन। ठीक है, नोट करो। और बाकी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा बीटा गामा क्या करती है, हम लोग हार्मोन्स वाले पार्ट में फिर से पढ़ेंगे।
नोट कर लिया और स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ठीक है, एक और पॉइंट नोट करो, द पीएच वैल्यू ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस is 8.4. The pH value of pancreatic juices is 8.4. They are basic in nature. They are basic in nature. Pancreas secrete 500 to 800 ml. Pancreas secrete the 500 to 800 ml of juice per day. Next point. Trypsin digests protein. Trypsin digests protein. Next. Peptidases breaks protein. Peptidases breaks protein into peptides. Amylase breaks starch. Amylase breaks starch into glucose. DNAs and RNAs digest nucleic acid. DNAs and RNAs digest nucleic acid. Pancreatic lipase digest fat. Pancreatic lipase digest fat. क्लियर है? बोलो फातिमा। एवरीथिंग क्लियर? ग्रेट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है ना? अगर नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। आप देखो, एक और चीज इसमें है, जो हमारा गट होता है, स्टमक है ना, गट वाला पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो उसमें कितना उसकी एनाटॉमी देख लेते हैं। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है गट का, ठीक है। तो गट का हमारे पास जो ट्रांसफर सेक्शन, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी होगा डायग्राम, तो इसको थोड़ा समझ देखो। यहाँ पे ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग सिरोसा कहते हैं। तो सबसे बाहर जो आउटर लाइनिंग है उसको हम सिरोसा कहते हैं, है ना। अब देखो उसके बाद ये मस्कुलरिस, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक ये सर्कुलर लेयर है, इसको मस्कुलरिस कहते हैं। तो मस्कुलरिस दूसरा पार्ट है, दूसरी लेयर है। तो पहला लेयर सिरोसा होता है ना, तो इसको, इसी को सिरोसा को हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। ये लेयर है विसरल पेरिटोनियम।
तो ये विसरल पेरिटोनियम है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर ये जो आउटर लॉन्ग ये क्या है, तो जो आउटर मस्कुलरिस है ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसमें जो मसल्स है लॉन्गिट्यूडनल है, और जो इनर सर्कुलर है ना, इनर वाली कैसी है, सर्कुलर है। तो दो तरह की लेयर पाई जाती है मस्कुलरिस में, है ना। और मस्कुलरिस के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये म्यूकोसा है। तो म्यूकोसा जो है ये हमारी थर्ड लेयर है। तो हमारा जो गट होता है वो तीन लेयर से बनकर, सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। म्यूकोसा म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है, और बीच में ल्यूमेन जहां पर फूड इकट्ठा है ना। तो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो है ये म्यूकोसा का ही पार्ट है, ये थर्ड लेयर का ही पार्ट है। तो दिस इज थर्ड लेयर। हाँ, तो तीन तरह की लेयर पाई जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि बाहर की तरफ कहाँ पर इस वाले पार्ट में, मस्कुलरिस के अंदर, यहाँ पर इनर सर्कुलर वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट के पास मैं रेड कलर से कर देता हूँ। दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा ना। यहाँ पर इस तरह से एक सर्कुलर लेयर पाई जाती है, ये लेयर पाई जाती है ना। ये जो सर्कुलर लेयर है, ये सर्कुलर लेयर न्यूरॉन्स की बनी हुई है ना। ये क्या करती है, इसको जो इसमें मूवमेंट होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये न्यूरॉन्स की बनी हुई जो लेयर है, ये न्यूरॉन्स का बना हुआ जो रिंग है, लेयर है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्बैक प्लेक्सस। अर्बैक प्लेक्सस कहते हैं। अर्बैक प्लेक्सस जो होती है, इसी को हम लोग मीजेंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। प्लेक्सस, ये न्यूरॉन्स की बनी हुई लेयर होती है ना। और इसी तरह से एक लेयर और पाई जाती है, वो जो दूसरी वाली लेयर है वो भी मैं बना के बताता हूँ। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से एक रिंग और पाई जाती है। ये दूसरी वाली जो रिंग होती है, इस वाली रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इस वाली रिंग को हम लोग बोलते हैं मिजनस प्लेक्सस। MEISS, मिजनस प्लेक्सस, इसे हम मिजनस प्लेक्सस बोलते हैं। मिजनस प्लेक्सस को सब म्यूकोसा प्लेक्सर भी कहा जाता है, सब म्यूकोसा प्लेक्सस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो नोट करेंगे। The अर्बैक प्लेक्सस, अर्बैक प्लेक्सस ऊपर वाला, अर्बैक प्लेक्सस कंट्रोल द पेरिस्टालिक मूवमेंट। अर्बैक प्लेक्सस कंट्रोल द पेरिस्टालिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जिससे फूड आगे की तरफ बढ़े। अर्बैक प्लेक्सस कंट्रोल द पेरिस्टालिक मूवमेंट एंड मिजनर plexus controls the and mizunar plexus controls the secretion of and mizunar plexus controls the secretion of secretion of एंजाइम। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो आपकी मस्कुलरिस होती है ये मसल से मिलकर बनी होती है ना, ये मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। क्लियर है? ये दोनों प्लेक्सस का रोल पूछा जा चुका है। क्लियर फातिमा?
ओके, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। वन लास्ट, वन लास्ट ग्लैंड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइन में खुद में भी ग्लैंड पाई जाती है, तो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, जिनको कि हम विलाई कहते हैं, तो इंटेस्टाइन की जो विलाई होती है, तो वो विलाई कुछ इस तरह से। तो ये हमारी इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो इस तरह से होती है, तो इसमें इस तरह से विलाई पाई जाती है। ये जो ऊपर वाला विलाई का पार्ट होता है, ये होता है एब्जॉर्प्टिव पार्ट, ये फूड को एब्जॉर्ब करने का, एब्जॉर्प्टिव पार्ट। नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीक्रेटरी पार्ट, सीक्रेटरी पार्ट, तो ये कुछ सीक्रेट करने का। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो सीक्रेटरी पार्ट है, यहाँ पर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है वो कुछ ना कुछ सीक्रेट करने का ही काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं, दे आर सीक्रेटरी इन फंक्शन। इनको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ब्रूनर्स। ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सीक्रेट करने का काम करती हैं, ये म्यूकस और एंजाइम सीक्रेट करने का काम, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं और प्लस एंजाइम सीक्रेट करने का काम। इसके बाद ये ऊपर वाला तो मैंने बोला, इसके ऊपर का पार्ट तो एब्जॉर्प्टिव पार्ट है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ऊपर की तरफ, इन्हें बोला जाता है क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकुम, ये क्रिप्ट ऑफ, LIEBERKHUN, क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकुम। क्रिप्ट ऑफ लिब्रिकुम ये भी क्या सीक्रेट करती हैं, म्यूकस प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करने का काम। तो म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग विलाई कहते हैं, तो विलाई एब्जॉर्प्शन का काम करता है, इसको भी नोट करो। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो एंजाइम निकलते हैं, उन एंजाइम्स को इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। इंटेस्टाइनल जूस को ही हम लोग सकस एंटेरेकस कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सकस एंटेरेकस। ये जो सकस एंटेरेकस होता है ना, इस सकस एंटेरेकस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे माल्टेज, तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, है ना। सुक्रेज, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। लैक्टेज, लैक्टोज को ब्रेक करने का काम करेंगे, है ना। और एमिनोपेप्टाइडेज, पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे, है ना। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइडेज, है ना। और इंटेस्टाइनल लाइपेज, जो फैट को, इंटेस्टाइनल लाइपेज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ पे, सकस एंट्रेकस में या इंटेस्टाइनल जूस। क्लियर। अब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट है ना, तो हमको पता है कि एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट होता है, वो एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हम आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि एब्जॉर्प्शन का पार्ट मेनली कहाँ पर होता है। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट मेनली जो होता है वो होता है जाकर के हमारी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, तो 2 डायग्राम उनको आप याद रखिएगा और आपको कभी नहीं भूलने वाला कि डाइजेशन कैसे। देखो मेरे ही बनाए हुए डायग्राम है, आपको दिखाता हूँ। तो मेरा बनाया हुआ इनफैक्ट देखो। अब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान समझना मेरी बात को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आओ तो जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, मतलब जो शुगर होती है, तो शुगर पॉलीसेक्राइड किसमें टूट हो जाती है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाती है। जो डाइसेक्राइड्स होती हैं वो लैक्टोज, सुक्रेज, माल्टोज, ये सब किसमें कन्वर्ट हो जाती है, या तो ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब, वो यहाँ पे एटीपी खर्च होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ये कहां पे अंदर चली जाती है, विलाई में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। फ्रक्टोज जो होती है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, मतलब विदाउट एटीपी, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, विदाउट एटीपी ये विलाई में एब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर। अब देखो फैट हमारी बॉडी में जो होते हैं ये किसमें ब्रेक होते हैं, तो फैट ब्रेक होते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हमारी स्मॉल, ये जो विलाई होती है, विलाई के अंदर आप देख पा रहे हैं यहां पर एक अंदर ये ब्लू ब्लू कलर का जो पार्ट पड़ा हुआ है, इनको हम लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लैक्टियल कहा जाता है। ये देखिए यहां पर है लैक्टियल। तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू लैक्टियल में चले जाते हैं, तो सीधे लिम्फ में चले जाते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन ब्रेक होता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। चौथा, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, और मोस्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। बताओ कहीं भी कोई डाउट हो बताओ, सब कुछ देखो इस डायग्राम में है। एवरी क्वेश्चन यू कैन कवर फ्रॉम दिस डायग्राम। कहीं पे कोई डाउट हो बताइए। एकदम क्लियर है बिल्कुल। और अगर क्लियर हो गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो ग्रेट। तो इसको आप बिल्कुल दिमाग पे रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, है ना। एक और चीज आपको बताता हूं, वो भी डायग्राम के फॉर्म में और मैंने उसको बना रखा। देखो समझो बात को, है ना। अब देखो यहां पर क्या है, देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। हमारे स्टमक में किस पार्ट में क्या क्या अब्जॉर्ब होता है। देखो अब यहाँ पर क्या है, समझो बात को खत्म। जो हमारा स्टमक है यहाँ पे वाटर, एल्कोहल, कुछ मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, और ड्रग्स और सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है। बाकी एब्जॉर्प्शन का काम स्टमक का नहीं। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला पार्ट है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आयरन, कैल्शियम और एमिनो एसिड एब्जॉर्ब होता है। फिर जेजेनम वाला पार्ट आ जाता है स्टमक का
स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड, विटामिन और वाटर एब्जॉर्ब, सॉरी ये सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट। इलियम में विटामिन B12, बाइल, बाइल सॉल्ट, वाटर ये एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर, सम मिनरल्स, लार्जली NaCl, ड्रग्स, विटामिन्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, ये सब डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। This was all about the digestive system. अब कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तो आप फ्रैंकली पूछिए। तो कोई डाउट नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालो रेस्पिरेटरी। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका एक जो बेसिक डायग्राम है उसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए। रेस्पिरेशन, ये हमारे लंग्स हो गए, ह्यूमन लंग्स हो गए। तो ह्यूमन लंग्स में आप देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो सबसे पहले क्या है हमारा जो ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया में इस तरह से रिंग जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ट्रैकिया को टूटने से बचाते हैं और ये कार्टिलेज के बने होते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं कार्टिलेजियस रिंग। तो ये कार्टिलेजियस रिंग ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ट्रैकिया को ही हम लोग कहते हैं विंड पाइप के नाम से, तो कॉमनली इसे हम लोग विंड पाइप, विंड पाइप। तो ट्रैकिया ये विंड पाइप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो ट्रैकिया तो पहला हुआ विंड पाइप, और ट्रैकिया के बाद ये फिर ब्रोंकस पे डिवाइड होता है। तो लेफ्ट ब्रोंकस हो गई, दूसरे नंबर का डिवीजन हो गया, और ये राइट ब्रोंकस हो गया, तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ ब्रोंकस। उसके बाद फर्दर ये ब्रोंकस और पतली पतली ब्रांच पे डिवाइड हो जाता है, जिनको आप ब्रोंकाई कहते हैं, थर्ड नंबर। और ब्रोंकाई के आखिरी में है ना, तो जितने भी ब्रोंकाई होते हैं, इन ब्रोंकाई के आखिरी में यहाँ पे बलून जैसे स्ट्रक्चर है। इन बलून जैसे स्ट्रक्चर को हम एल्वलाई कहते हैं। एल्वलाई जो होता है ये इस तरह का बलून जैसा स्ट्रक्चर। एल्वलाई किसका बना हुआ है, ये एपिथेलियल लेयर का बना। और फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO। ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है। ये तो ये हो गया हमारे एल्वुलाई, ठीक है। तो ऊपर से और नीचे की तरफ, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से डिवाइड करता है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम हमको पता होता है ये मस्कुलर पार्ट है और मसल से बना होता है, इस मस्कुलर पार्ट। लंग्स के चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, इट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम फ्रिक्शन, लंग्स पे फ्रिक्शन लगने पाए, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन, तो लंग को फ्रिक्शन से बचाने का काम। सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाई जाती है प्लूरा। प्लूरा क्या होती है, प्लूरा इज प्रोटेक्टिव एपिथेलियल कवर, प्रोटेक्टिव एपिथेलियल कवर। तो ये प्रोटेक्टिव एपिथेलियल कवर है ना। जो राइट लंग्स होता है ये तीन लोब में डिवाइड होता है ना, ये अपर, मिडिल और ये लोअर लोब्स। यहाँ पे लेफ्ट वाला जो लंग्स होता है
इसमें 2 ही लोग पाए जाते हैं। जो लेफ्ट साइड वाला लंग्स होता है, ये क्या होता है, दिस इज स्मॉलर, और राइट साइड वाला लंग्स होता है, ये बड़ा होता है। तो ये था हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। देखो भाई, बताओ कोई क्वेरी हो, पूछो। और इसका स्क्रीनशॉट भी, स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। तो ये है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी तो नेक्स्ट क्लास में। बाकी ये रहा हमारा, देखो एक डायग्राम और देखो। ये रहा हमारा जो लैरिंक्स का स्ट्रक्चर, जिसको हम या फिर हमारे नेक वाले पार्ट का स्ट्रक्चर। तो नीचे देखो, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में ये कार्टिलेज है ना। और ये आगे की तरफ एक बोन पाई जाती है, इसको हम लोग हायोइड बोन कहते हैं। तो ये नेक में जो हमको ये दिखाई देती है ना, जो अपीयर होती है, दिस इज हायोइड बोन। तो कुछ लोगों का मानना है कि हायोइड बोन नेक वाले रेस्पिरेटरी का पार्ट है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं भाई, हायोइड बोन इसका रेस्पिरेटरी उसका ब्रेन वाले पार्ट का। तो ये कंफ्यूजिंग है। ये रहा एपिग्लोटिस, जो फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करने का काम है ना। और इसी के अंदर हमारा जो लोकेटेड होता है, दैट इज लैरिंक्स। तो लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये इसी के अंदर लोकेटेड होता है, ये हायोइड बोन के पीछे की तरफ लोकेटेड होता है। और ये हो गया थायराइड कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक चीजें, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम 2 चीज कवर करेंगे, रेस्पिरेशन भी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे एक्सक्रीशन हो जाए। दोनों छोटे चैप्टर हैं, तो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एक साथ हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसी तरह कोई क्वेरी या कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है बताइए। बोले फातिमा, नहीं कंफ्यूजन, क्लियर है, ऑल क्लियर, नो प्रॉब्लम टिल नाउ। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके आगे हम लोग बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।